दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृतियाँ वैदिक सभ्यता का टॉपिक। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था वो वैदिक काल करवाया था, और वैदिक काल के बारे में भी हमने आपको 2 भागों में पढ़ाना बताया था। कि पहले बताया था हमने कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्यों के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जानकारी ही हमें वैदिक साहित्यों से मिलती है। तो अब तक हम वैदिक काल के एक भाग यानी वैदिक साहित्य को हमने पढ़ लिया है, यानी कंप्लीट कर लिया है। आज से हम वैदिक काल के दूसरे पार्ट यानी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति या सभ्यता के बारे में कि इसके अंतर्गत क्या था, इस संस्कृति के निर्माता कौन थे, उन निर्माताओं के मूल निवास स्थान किसे माना गया है इतिहास के अंतर्गत, और उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और खान पान, रहन सहन संबंधी नियम क्या थे, और उनका रहन सहन का जीवन यानी धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था। इन सभी पॉइंटों पर हम आगे चल के चर्चा करते हैं वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के बारे में। और याद रखिए, इससे पहले हमने वैदिक साहित्य के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपके उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, वेदांग, स्मृतियाँ, और उसके बाद में भी हमने वैदिक साहित्यों से संबंधित अन्य तथ्य जैसे आश्रम व्यवस्था, संस्कार, हमारे विवाह संबंधी नियम, विवाह के प्रकार, इन सभी तथ्यों पर हमने पहले ही बात कर ली है। अब हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो इसके बारे में बता दूं कि जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, इस वैदिक संस्कृति के सबसे पहले बात करेंगे निर्माताओं के बारे में कि इस वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो कौन थे। तो इस वैदिक संस्कृति के निर्माता माना गया है आर्यों को। किसको माना गया है? आर्यों को। यानी सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। इस कारण इस वैदिक संस्कृति को हम ये भी कह सकते हैं कि इस कारण इस संस्कृति को जब इसके निर्माता आर्य हो गए तो इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यानी वैदिक संस्कृति का एक और नाम सुनने को मिलेगा आपको, आर्य संस्कृति। किसे कहा जाता है? तो वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति कहा जाता है। अब आपके मन में यहाँ से प्रश्न बन जाना चाहिए, 2 प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं कि किस संस्कृति को आर्य संस्कृति कहते हैं? वैदिक संस्कृति को। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब बात करते हैं कि जो आर्य है, ये आर्य शब्द, अब इसमें से भी 2 पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आर्य शब्द अरि प्लस या इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है अरिधन, ये जिसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुकूल कार्य करता है, के अनुकूल कार्य करता है। पॉइंट समझना कि जो आर्य शब्द है अरिधन या से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुकूल कार्य करता है उसे हम आर्य कहते हैं। और बात करें कि आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ की, अगर डायरेक्टली आपसे शाब्दिक अर्थ ही पूछ लिया जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आर्य शब्द का, तो शाब्दिक अर्थ के बारे में भी आपको बता देना है कि इसके शाब्दिक अर्थ कई सारे होते हैं। सबसे पहला होता है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है श्रेष्ठ। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ। या हम कह सकते हैं कि उच्च कुल में पैदा हुआ, उच्च कुल में पैदा हुआ। या हम कह सकते हैं कुलीन, या हम कह सकते हैं उत्तम, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये आर्य शब्द के क्या है? शाब्दिक अर्थ हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं आदरणीय, आदरणीय, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से समझने वाली बात यही है कि आर्य वैदिक संस्कृति निर्माता आर्य थे, इस कारण इसको आर्य संस्कृति कहते हैं। और जो आर्य शब्द है अरिधन या से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुकूल कार्य करता है। और उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उच्च कुल में पैदा हुआ। या हम कह सकते हैं कि कुलीन, उत्तम या आदरणीय। और जो ये आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द की एक और बात याद रखनी है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब एक चीज़ और याद रखनी है आर्य शब्द से ही कि आर्य को अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में, आर्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्यंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
आर्यंस कहते हैं, आर्यंस, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से इतने सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए कि कितने शब्द हुए कि आर्यों को अंग्रेजी में आर्यंस कहते हैं। अरिधन या आर्य शब्द का विच्छेद होता है। अरिधन या जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुकूल कार्य करता है, इसका अरि का और या का शाब्दिक अर्थ होता है। आर्य शब्द का अगर बेसिकली आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए सीधा सीधा तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ज़्यादातर ऑप्शन में श्रेष्ठ ही मिलता है। उसके अलावा उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन, उत्तम, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग भी मिल सकता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में मैं आपको समझा दूँ कि आर्यों ने ही भारत में क्या किया, अपनी जो आर्यों की संस्कृति है, अपनी संस्कृति को स्थापित किया और आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति को ही भारत की संस्कृति माना गया प्रथम, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि आर्यों को एक पॉइंट नोट कर लें कि आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, ये पॉइंट खूब इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सीधा सीधा और कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति व सभ्यता का संस्थापक किन्हें माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। क्योंकि आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति को ही हिंदू संस्कृति में बाद में जोड़ा गया। वर्तमान में जो हमारे हिंदू संस्कृति है वो आर्य संस्कृति से ही मैच खाती है और आर्य संस्कृति में ही कुछ संशोधन होने के बाद आर्य संस्कृति का आगामी रूप ही हमारा क्या था, हिंदू संस्कृति है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब कई लोग ये मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, इसको लेकर काफ़ी विवाद है। आर्यों के निवास स्थान को लेकर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि आर्यों ने जब अपनी सभ्यता स्थापित की तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को या संस्कृति को भारत की प्रथम संस्कृति, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक या प्रथम संस्कृति कहा जाता है। तो याद रखना कि आर्यों द्वारा स्थापित संस्कृति, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता, स्थापित संस्कृति कैसी थी, संस्कृति या सभ्यता भी आ सकता है, ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण सभ्यता। इससे पहले मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य द्वारा स्थापित संस्कृति या सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण थी। ये पॉइंट नोट करना, समझना अच्छे से। अब मैं आपको यहाँ पे एक कहानी, एक बात समझाता हूँ कि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से भारत में आए और आने के बाद में इन्होंने सैंधव निवासियों पर क्या किया, आक्रमण किया और उनको आक्रमण करने के पश्चात, उनको हराने के पश्चात उनको अपना दास बना लिया, जो आगे चल के क्या कहलाए, दस्यु कहलाए और आगे चल के बड़ व्यवस्था में उनको शूद्र घोषित किया गया। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। यानी आर्यों का मूल निवास भारत ना बताकर मध्य एशिया बताया गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, और जबकि सैंधव निवासियों को यानी सैंधव वासियों को भारत का ही मूल निवासी बताया गया है। और आगे चल के आर्यों ने ही भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण के फलस्वरूप बाद में, आक्रमण के बाद में उन शूद्रों को उन्होंने अपना दास बनाया और आगे चल के प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, दस्यु कहलाए, फिर वो आगे चल के शूद्र कहलाए। ठीक है, ये मानना है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का, सभी का मानना नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि ऋग्वेद में जो देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है उसी के आधार पे मानव की लड़ाई का कुछ इतिहासकारों ने क्या किया है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सिद्ध किया है, जबकि ये सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में ही असुरों का और देवताओं का युद्ध था, ना कि आर्यों का और सैंधव वासियों का युद्ध था। क्योंकि ऋग्वेद में कई जगह लिखा हुआ है कि जैसे देवता इंद्र हैं उनको पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को ध्वस्त करने वाला कहा गया है। और वे किले कैसे थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही चौड़े दीवारों वाले पत्थरों से बने हुए किले थे, उनको ध्वस्त करने वाला कहा है इंद्र को। इस वजह से उनको इतिहास में यानी ऋग्वेद में क्या कहा गया, पुरंदर। जबकि इससे स्पष्ट कई इतिहासकारों ने इस बात को साधा है, इस बात की पुष्टि की है कि जो सैंधववासी थे वो कैसे थे,
उनके मकान पत्थरों से बने हुए थे, पक्के मकान थे, और उन्हीं मकानों को ध्वस्त करने के बाद इंद्र द्वारा ऋग्वेद में की गई है। इस प्रकार के कई सारे ऐसे प्रमाण हैं, कुछ भाषाई समानताएं भी हैं, यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिंधु निवासियों से क्या करती हैं, मैच खाती हैं, जो ऋग्वेद में हमें उल्लेख जिनका मिलता है दासों के बारे में। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार ये बात सीधी सीधी कही गई है कि ऋग्वेद में जो दासों के बारे में बात की गई है कि दासों को अद्वेयु कहा गया है, शिशनदेवा कहा गया है, अव्रत जन कहा गया है, और उनकी जो दासों की विशेषताएं बताई हैं और जो बातें बताई हैं वो सभी बातें किससे मैच खाती हैं, सैंधव वासियों से मैच खाती हैं। किससे खाती हैं? सैंधव वासियों से मैच खाती है। और इन्हीं सैंधव वासियों को हराने के पश्चात आर्यों ने भारत में अपनी सभ्यता स्थापित की, यानी अपनी आर्य संस्कृति की स्थापना की थी। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है, जबकि इसको हम पूर्णतः प्रमाणित नहीं कह सकते इस बात को कि भाई सैंधव वासियों को ही हराकर आर्यों ने अपनी सभ्यता स्थापित की थी। बात समझने वाली है। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपको कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना जाता है, और आर्यों द्वारा स्थापित जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति थी, ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ग्रामों में निवास करने वाली सभ्यता थी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज़ और समझनी है आपको, मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए कि आर्यों को नार्डिक प्रजाति का घोषित किया गया। किसका घोषित किया गया? नार्डिक प्रजाति का। ये एक पॉइंट भी समझ लेना आप। अब देखिए, समझिए बात को कि जो भारत में आर्य हैं, भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की गई। किससे की गई थी? नार्डिक प्रजाति से। अब ये समझना कि नार्डिक प्रजाति भारत में बताया कि भारत में आने वाले या भारत में बसने वाले जो आर्य थे वो नार्डिक प्रजाति से थे। किससे थे? नार्डिक प्रजाति से थे। और इसी नार्डिक प्रजाति से भारत में आर्यों की क्या की गई? पहचान की गई। ठीक है। अब ये नार्डिक प्रजाति में भी एक बात याद रखना कि नार्डिक प्रजाति की जो शाखा थी, नार्डिक शाखा की किस समूह के थे? ये सफेद मानव समूह उपजाति के थे। यानी भारत में जो आर्य बसे थे ये नार्डिक प्रजाति से संबंध रखते हैं, और नार्डिक प्रजाति की जो शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? सफ़ेद मानव समूह उपजाति की शाखा से संबंध रखते थे भारत में बसने वाले आर्य। अब बात करें आर्यों की कि भारत में आर्यों के बारे में जानकारी, आर्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? वैदिक साहित्यों से मिलती है। ये पॉइंट भी नोट करना अच्छे से कि भारत में हम आर्यों के बारे में किससे जानते हैं? आर्यों के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? वैदिक साहित्यों से। वैदिक साहित्यों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, यानी इन चारों से हम कह सकते हैं कि हमें आर्यों की जानकारी मिलती है कंप्लीटली। इस कारण इस संस्कृति को हमने क्या नाम दिया? वैदिक सभ्यता नाम दिया या वैदिक संस्कृति नाम दिया, क्योंकि वेदों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक साहित्यों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी वह संस्कृति जिसके बारे में हमें वैदिक साहित्यों से जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये 2 पॉइंट है, ये वाला नार्डिक प्रजाति का कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत आर्यों को किस प्रजाति का बताया गया है? नार्डिक प्रजाति का। अब एक बात याद रखना कि आर्यों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? वैदिक साहित्यों से। और वैदिक साहित्यों में भी बात करें तो सर्वप्रथम इनकी जो जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम इनका उल्लेख मिलता है आर्यों का सर्वप्रथम उल्लेख आर्यों का कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। यानी आर्यों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये पॉइंट नोट करना है। और ऋग्वेद में भी कितनी बार मिलता है? 36 बार। यानी ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, वो समझना है आपको कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ
अकादमी के अनुसार ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है। आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 36 बार। जबकि अन्य प्रमाणिक पुस्तकें कितनी बताती हैं? 33 बार बताती हैं कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार हुआ है, अन्य प्रमाणिक पुस्तकें। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लेना, क्योंकि आपको 33 भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आपको 36 भी मिल जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर ने ये 36 बताया है हमें। तो दोनों पॉइंट समझना कि राष्ट्रसंघ हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया, जबकि अन्य प्रमाणिक पुस्तकें ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार बताती हैं? 33 बार बताती हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट और समझ लीजिए आप। अगला पॉइंट है हमारा कि मैक्स मूलर, एक विद्वान हुए थे मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने क्या किया कि इन्होंने 1853 ईस्वी में, यानी कह सकते हैं 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम आर्यों को एक श्रेष्ठ जाति घोषित किया था। यानी सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहने वाला, श्रेष्ठ जाति कहने वाला जो व्यक्ति था वो मैक्स मूलर था। सर्वप्रथम आर्य, ये लिखो आर्य, आर्यों को नहीं, आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया, श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब एक और विद्वान है लेसेन। कौन है? लेसेन। जो इनकी पुस्तक है लेसेन की, और इनकी पुस्तक का नाम है, लेसेन की पुस्तक का नाम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी लेसेन की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। और इस पुस्तक में आर्यों को एक जाति के रूप में इन्होंने संबोधित किया है। आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया, ठीक है, संबोधित किया है। किसने? लेसेन ने। तो याद रखना कि किसने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया सबसे पहले, तो लेसेन ने किया था। और किसने आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था? किसके रूप में? एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और मैं बात बता दूं, एक और विद्वान हैं, आप उनके बारे में भी यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जगह है इसमें बता देता हूँ कि एक विद्वान है जे.जी. रीड, ये विद्वान हैं। और इन विद्वान के बारे में भी बात कर लें, जे.जी. रीड के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश सबसे पहले बताया था। यानी इन्होंने क्या किया, कहाँ गया मार्कर, हाँ ये रहा। इन्होंने एशिया को आर्यों का आदि देश कहा, ठीक है। और वो भी कब कहा था? सर्वप्रथम। ये पॉइंट याद रखना है कि भाई कहा तो कई लोगों ने है, पर मैं सर्वप्रथम की बात कर रहा हूँ कि जे.जी. रीड महोदय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम एशिया को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया था। ये आर्यों का आदि देश कौन सा है? एशिया है। मध्य एशिया मुख्य रूप से माना गया है, पर इन्होंने एशिया को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया जे.जी. रीड महोदय ने सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 विद्वानों के बारे में बताया, मैक्स मूलर के बारे में और हमारे लेसेन के बारे में एंड जे.जी.
रीढ़ के बारे में। इन तीनों विद्वानों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कितनी बार मिलता है? 36 बार या 33 बार, इन दोनों में से एक होगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने 36 बार बताया, अन्य प्रमाणित पुस्तकें 33 बार बताती हैं। ये भी याद रखना है कि आर्यों के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? वैदिक साहित्यों से। इस वजह से इसको हम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। भारत में जो आर्य रहते हैं इनकी कौन सी प्रजाति से संबंधित है? भारत की जो आर्य थे किस प्रजाति से संबंधित है? नार्डिक प्रजाति से। और उनकी शाखा के किससे संबंधित है? किस समूह से? सफेद मानव उपजाति समूह से ये संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं हम वैदिक संस्कृति के विभाजन के बारे में कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार हैं वैदिक सभ्यता के, कितने हिस्सों में हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। देखिए हमारा चल रहा है वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता। तो हमने यहाँ तक जितने सारे पॉइंट पढ़े, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे परीक्षाओं के लिए। अब बात करते हैं हम इसी के विभाजन के बारे में कि हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, यानी वैदिक संस्कृति को हम वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं कि वह काल जिस काल के बारे में वेदों से हमें जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल का यानी वैदिक संस्कृति का जो टोटल समय माना गया है वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। समझना ये बात, 600 ईसा पूर्व बताया गया है, ठीक है। अब इसी वैदिक काल को हमने दो भागों में बांट दिया, यानी ये जो कालखंड है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय, संपूर्ण ये समय वैदिक काल के नाम से इसको हम जानते हैं। लेकिन वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। और दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाता हमारा ऋग्वैदिक काल। कौन सा आता है? ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं हम, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। पॉइंट समझना यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल का जो समय माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, 1000 ईसा पूर्व। और इसका माना गया उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यानी मैंने आपको टोटल बताया कि 1500 से लेकर 600 तक। तो इस 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के इस समय में आप समझ ही गए होंगे कि आधा समय यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का किस में हो गया? ऋग्वैदिक काल में। और शेष समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वैदिक काल की हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। किससे होती है? ऋग्वेद से। यानी ऋग्वैदिक काल में क्या हुई? ऋग्वेद की रचना हुई केवल। और जबकि उत्तर वैदिक काल में किन किन चीज़ों की रचना हुई तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यानी और भी जितने टोटली साहित्य थे वैदिक साहित्य संबंधी और भी जितनी रचनाएं थी, जैसे पुराण, वेदांग, अपनी स्मृतियाँ, ये सभी की सभी उत्तर वैदिक काल में क्या हुई थी? स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई थी। जबकि ऋग्वैदिक काल में केवल किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये जो वर्गीकरण है वैदिक काल का, ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, ये वर्गीकरण किया था विंटर वित्ज ने। किसने किया था? ये विंटर वित्ज ने, ठीक है। ये वर्गीकरण विंटर वित्ज के द्वारा किया गया, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, ये तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल, तो याद रखना कि वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस काल के जो राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, वो अलग है, यानी अलग है। और इस काल का राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन अलग है, यानी इसमें कुछ संशोधन हुए, बदलाव हुए। तो इन दोनों के रहन सहन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन क्या है?
अलग अलग हैं। उत्तर वैदिक काल के अलग हो जाते हैं, उसमें अलग हो जाते हैं, यानी इसमें आके इसमें कुछ सुधार हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन होने के बाद में नए नियमों के रूप में इस काल में शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था संचालित होती है। अब उन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम आगे की क्लासेज में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋग वैदिक काल के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, और पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। तो आपको ये कंबाइंड दोनों को पढ़ना है, पहले हम ऋग वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। उससे भी पहले एक हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि आर्य कहाँ से आए थे। यानी अब तक तो हमने पढ़ लिया आर्य कौन थे, कहाँ, तो आपने पढ़ लिया कि आर्य कहाँ से आए। ठीक है, ये बात हमारे मन में प्रश्न आता है कि आर्य यहाँ तो भारत के ही थे या किसी अन्य देश से आए, ये हमारे मन में प्रश्न आता है इनके मूल निवास को लेकर कि ये मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, आर्य कहाँ के निवासी थे। ये तो समझ गए होंगे कि आर्यों ने वैदिक संस्कृति की स्थापना की। दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, उच्च कुल का जन्म लेने वाला, श्रेष्ठ, आदरणीय, कुलीन आदि चीज़ें होती हैं। आर्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किस शाखा से संबंध रखते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न और आता है कि कहाँ के निवासी थे, यानी मूल रूप से कहाँ के थे। तब उसी पॉइंट पर आगे की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें बस हम बात करेंगे सबसे पहले कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। इसके बारे में काफ़ी बड़ी पॉइंट है, कम से कम 20-25 मिनट में समझेगा। आपको कई सारे पॉइंट होंगे क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास को लेकर अपने अपने मत अलग अलग रूप से दिए। पॉइंट समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जैसे दयानंद सरस्वती ने अलग बताया, बाल गंगाधर तिलक ने अलग बताया, आपके गौरीचंद हीराशंकर ओझा ने अलग बताया, आपको संपूर्णानंद ने अलग बताया। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस इतिहासकार ने आर्यों का कौन सा मूल निवास स्थान बताया और आर्यों से संबंधित अभिलेख हमारे कौन कौन से हैं। तो उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। इससे पहले आप समझ ही गए होंगे हम कैसे पढ़ाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऋग वैदिक काल, फिर स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। पॉइंट क्लियर, फिर मिलेंगे।